चौथी के बाद लौटाने के लिए फिर वही बैलगाड़ी आई थी, लेकिन इस दफ़ा साथ में अम्मी नहीं थीं। बस मोहल्ले की एक दो औरतें और पड़ोस वाली बेबी आकर छोड़ गई। शाम हो गई थी। मोहल्ले की खास सड़क बिल्कुल वीरान और सुनसान थी। मोती तालाब के मैदान में जो हवा कुछ देर पहले घास पात के साए में कांप रही थी, वो अब नाली लांग कर इधर चली आई थी और इसीलिए ज़रा ठंडक थी। छोटी फूफी ने गाड़ी से उतरते हुए देखा कि आसपास के तमाम मकानों में दिए जलने लगे हैं और थोड़ी बहुत रोशनी हो रही है। सिर्फ उन्हीं का मकान अंधेरे में डूबा खंडर सा खड़ा है और यकायक देखने पर यकीन ही नहीं होता कि इसमें कोई रहता भी होगा। आहिस्ता आहिस्ता वो दहलीज के करीब आकर खड़ी हो गईं। कुछ देर अंदर की आहट ली, लेकिन इस रहने सहने वाले घर में अंधेरे और सन्नाटे के अलावा कुछ न था। अंदर आने के लिए पहले बड़ा बरामदा, एक लंबा गलियारा और दो तारीक कोठरियां पार करनी थीं, लेकिन इस घुप अंधेरे की वजह से छोटी फूफी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। बाहर के दरवाजे पर अकेली खड़ी बार बार पछता रही थी कि उन्होंने बिला वजह साथ आए लोगों को उनके इसरार के बावजूद वापस भेज दिया। फर्ज करो घर पर कोई ना हो, या मान लो कोई उन्हें यूं अंधेरे में खड़ा देख ले तो कोई। जरा कांप कर उन्होंने इधर उधर देखा और दरवाजे की कुंडी जोर जोर से बजाने लगी। वो कुंडी कितनी देर तक झंझनाती रही ये याद नहीं। बहुत देर बाद रज्जू मियाँ नंगे बदन तहबंद बांधे हाथ में चिमनी उठाए निकले और पूछा, कौन है? छोटी फूफी की जान में जान आई। अपना घर होता तो वो जोर से चिल्लाती, मैं हूं, दरवाज़ा खोलो। ये क्या यहाँ से वहाँ तक घुप अंधेरा कर रखा है? लेकिन यहाँ वो दुल्हन थीं और शादी होने पर भी घर पर आया था। किसी तरह जब्त करती हुई वो खामोश रहीं। जी में आया कि खांस दें, लेकिन वो भी मुनासिब नहीं मालूम हुआ। एक दो बार उन्होंने हाथ उठाकर इस तरह छोड़े कि ढीली और बड़ी चूड़ियाँ बजें और वो जान जाएं कि कौन आया है, लेकिन रज्जू मियाँ ने ध्यान न देकर वहीं से सवाल दोहराया और आखिर में जवाब न मिलने पर बहुत सहमते सहमते दरवाज़ा खोला। कौन? बहू? इस बार खांस कर छोटी फूफी ने अपनी मौजूदगी का इजहार किया और सर पर पल्लू ठीक करती हुई अंदर आ गईं। क्या अकेली आई हो? एक लम्हे के लिए जैसे वो भूल गए थे। बैलगाड़ी में बेबी वगैरह छोड़ गए। मैं बहुत देर से पुकार रही हूँ, घर पर कोई नहीं है। चिमनी की लौ को हथेली की आड़ से संभालते और लौटते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारी सास अपनी बहन के यहाँ चली गई हैं और रोशन कहीं घूमने के लिए निकला है। छोटी फूफी का जी एक बार फिर धक से रह गया। उन्हें सुबह की बात याद आ गई थी। मैं अंदर के कमरे में लेटा था, घर में कोई भी नहीं है, इसलिए लालटेन भी नहीं जलाई। रज्जू मियाँ ने अपने देर से बाहर निकलने और घर में अंधेरा रखने की वजाहत पेश की। अरे, मैंने उससे कहा, उनका इशारा भी दारोगन के लिए था कि जाना ही है तो कल चली जाना और शाम को तो बहू भी आ जाएगी, लेकिन मानती कहाँ है। उठी और चल दी। कल वो सब बातें क्या हो गईं, उधम मचा रखा है। रोशन ने भी उल्टी सीधी बातें सुना दी हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि दुनिया में ये सब तो चलता ही रहता है। ऐसी छोटी छोटी बातों पर बुरा मानने से जिंदगी किस तरह गुजरेगी। छोटी फूफी ने अंदर के बरामदे में आकर महजर उतारा और कुछ देर खड़ी रहीं। रज्जू मियाँ ने झुककर चिमनी वहीं रख दी और उन पर एक नज़र डालकर बावर्ची खाने में घुस गए। वो अकेली रह गईं तो फिर डर सा महसूस हुआ। ज़रूरत होने पर भी वो अपने कमरे में नहीं गईं। या अल्लाह, कितना बड़ा और भयानक मकान है, जैसे बरसों से वीरान पड़ा हो। रह रहकर अपना खुला खुला छोटा और साफ सुथरा मकान याद आ रहा था, जिसके कुशादा आंगन में वो आधी रात को भी अकेले निकलने से नहीं डरी। उनके घर में भी हालांकि ज्यादा लोग नहीं थे, अब्बा, अम्मा, भैया और बाद में भाभी, लेकिन किसी के ना होने पर भी हमेशा भरा भरा लगता था। इसके अलावा अब्बा को जानवर पालने का बहुत शौक था। आंगन में एक तरफ खपरैल का सायबान बनाकर कई किस्म के जानवर और परिंदे रखे गए थे। खरगोश, सफ़ेद चूहे, नियोले, बंदर और तोता। छोटी फूफी का बेशतर वक्त उन्हीं के पास गुजरता। कभी खरगोश या सफ़ेद चूहों को घास डाल रही हैं, कभी तोते को मिर्च खिलाकर कुछ बोलना सिखा रही हैं, या बंदर की नकलें देखती हुई हंस रही हैं। उनकी रुखसती के दिन अब्बा बार बार ये कह कह कर दौड़ते थे कि छोटी के जाने से इतने बेज़बान जानवर लावारिस हो गए। अब कौन उन्हें खाना पानी देगा, कौन उनकी इस तरह देखभाल करेगा। अचानक अंदर बावर्ची खाने से बर्तनों के उठाने रखने की आवाज़ें आईं
तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद रज्जू मियाँ खाना खा रहे हैं। वो कुछ देर खड़ी उन्हीं के बारे में सोचती रहीं, लेकिन जब चूल्हा फूंकने की फूं-फूं आवाज़ के साथ धुआं बाहर आने लगा तो वो तजस्सुस की वजह से उस तरफ चल दी। उनके ताज्जुब की हद न रही जब उन्होंने देखा कि उनके ससुर चूल्हे के सामने झुके आग तेज करने के लिए फूंके मार रहे हैं और चूल्हे पर कोई छोटी सी देगची चढ़ी हुई है। मामू, ये क्या कर रहे हैं? वो इस तरह झपटी जैसे किसी गुनाह का इर्तिकाब होने जा रहा हो। वो ऐन चूल्हे के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ नहीं बहू, रज्जू मियाँ उसी तरह बैठे बैठे शर्माई सी हंसी हंसने लगे। तुम्हारी सास चली गई तो आज चूल्हा ही नहीं सुलगा। रोशन ने भी अपने खाने के लिए मना कर दिया था तो मैं टाल गया। अब तुम आ गई हो तो कम से कम चाय ही बना दूं। छोटी फूफी का जी भर आया। छी छी, ऐसे आदमी के लिए उन्होंने क्या क्या सोच डाला था। उन्हें अपने अब्बा की बात याद आ गई, जो हमेशा यही कहते हैं कि किसी भी शख्स के बारे में एक नज़र देखकर किया गया फैसला दुरुस्त नहीं होता। दरअसल उन्होंने भी कितना जाना था, सिर्फ एक लम्हे का जायज़ा, और बाप जैसी उम्र के शख्स के लिए इस किस्म का शक, जैसे इसी का कफ़ारा अदा करने के लिए वो और करीब आईं। अपना पल्लू आंचल संभाल संभाल कर बैठीं और अदब से कहा, रहने दो मामू, मैं बना लूँगी। और रज्जू मियाँ लाख जिद करते रहे। उन्होंने उन्हें हटाकर ही दम लिया और ख़ुद चाय पकाने में मसरूफ़ हो गईं। ज़रा करीब ही सरक कर रज्जू मियाँ बैठ गए और इसरार करते रहे कि अभी हाथ बरतानी की रस्म बाकी है। भला इस रस्म की अदायगी के बगैर दुल्हन का चूल्हे चौके में जुट जाना कहाँ तक मुनासिब मालूम होगा। लेकिन छोटी फूफी ने वो सारे दलाइल नज़रअंदाज कर दिए जैसे सुने ही न हों। दोनों के दरमियान आग जलने की धीमी आवाज़ के अलावा खामोशी थी और छोटी फूफी बैठी जलती चटचटाती लकड़ियों और जर्द लपटों को देखती रहीं। कल जो कुछ हुआ बहू, रज्जू मियाँ ने अचानक बात शुरू की, उसका कोई ख्याल न करना। गलती तुम्हारी सास की है, लेकिन नहीं, अगर देखा जाए तो उसका भी कोई कसूर नहीं। रोशन ही ज़रा तुनक मिजाज है। शादी ब्याह के मौक़ों पर औरतों को भला कौन रोक सकता है। आग की लपटें मध्यम पड़ गई थीं और एक दो लकड़ियां जलकर चूल्हे के मुंह से हट गई थीं। उन्हें अंदर सरकाकर एक दो फूंके मारते हुए छोटी फूफी ने अपने ससुर की तरफ देखा, जो लहजे से बिल्कुल बच्चों जैसे फितरी अंदाज में बोल रहे थे, तुम जानती हो ना कि तुम्हारी सास कौन है? उन्होंने अचानक चौंकाते हुए सवाल किया और फौरन अपनी भूल महसूस करके बोले, मतलब ये है कि वो अपने समाज और फ़िरक़े की नहीं है, ये बात मालूम है। छोटी फूफी ने इस बात में सर हिलाया। कैसे? अच्छा, घर में जिक्र हुआ होगा, लिहाजा बेटी अगर कुछ भूल कर जाए तो उस पर ध्यान देना या गांठ बांध लेना कहाँ की अक्लमंदी है। दरअसल छोटी फूफी इन सब बातों को सुन नहीं रही थी। चाय का पानी जब खौलने लगा तो उन्होंने चाय की पत्ती डालकर देगची उतार ली और एक प्याली उन्हें पेश की। रज्जू मियाँ मना करते रहे, लेकिन फिर उन्हें चाय कबूल करनी ही पड़ी। सुबह तुम्हारे जाने के बाद पुलिस आई थी, ये कहकर रज्जू मियाँ तश्तरी में फूंके मारकर चाय को कुछ देर ठंडी करते रहे, और जब देखा कि बहू की आंखों में सचमुच खौफ झलकने लगा है तो चाय की एक दो चुस्कियां लेकर बोले, इधर कुछ दिनों से एक नई मुसीबत आई है। तुमने गुज़िश्ता दिनों कस्बे में एक भयानक खून होने की खबर सुनी होगी। बदकिस्मती से वो खून हमारे घर के बिल्कुल करीब में हुआ। ये सोचा भी नहीं जा सकता कि इंसान इस कदर हैवान बन सकता है। कमबख्तों ने बोटी बोटी काट कर फेंक दी थी। कहाँ? छोटी फूफी के मुंह से निकला। दरअसल उन्होंने सिर्फ इतना सुना था कि किसी अच्छे खासे जवान को काट कर बोरे में बंद करके मोती तालाब के एक साठिया कुएं में डाल दिया गया था। कई दिनों तक लोगों को कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब बदबू की वजह से मोहल्ले वालों की जिंदगी अजीरन हो गई तो कुएं को खंगाला गया और उसमें अलग अलग टुकड़े की गई लाश निकली। छोटी फूफी की आंखों के सामने पुराने नल घर के पास वाला खूब चौड़ा और भयानक साठिया कुआं उभर आया। कोई भी मौसम हो उसमें पानी बराबर भरा रहता। अंदर की काई लगी दीवार में आड़े तिरछे पेड़ उगा करते और उनकी फैली हुई टहनियाँ कुएं के काफ़ी हिस्से को ढक लिया करती। कुछ बरस पहले जब वो निस्बतन छोटी थीं तो उसी मोहल्ले की चंद लड़कियों के साथ उधर ही खेलने निकल जाती थीं। कुएं की एक जानिब पीले कनेर के फूलों वाले पेड़ का बाक्सा था। पेड़ इतने छोटे छोटे थे कि वो और लड़कियों के साथ टहनियों में झूलकर चढ़ जाती और अक्सर फ्रॉक का अगला पल्ला कनेर से भर जाता। वो तमाशा उन्होंने कई बार किया था। वो ढेर सारे फूलों को समेटे हुए एक दूसरे के पीछे दौड़ती हैं और एक एक करके कुएं की दीवार के पास ठिठक जाती हैं। कोई लड़की डरती डरती धीरे से अंदर झांकती है।
कई लड़कियां उसकी तकलीद करती हैं और इसके बाद रसवाड़ ढके पानी में कई ईंटें फेंक दूर भागकर उसकी गूंज सुनना। अल्लाह ऐसी मौत किसी दुश्मन को भी न दे, यकायक रज्जू मियाँ ने कहा। हरामियों ने बकरे की तरह पैर, हाथ, रान और धड़ अलग अलग काट कर डाल दिया था। सोचो तो, देखने में वो सब कितना भयानक लगता होगा। अचानक कपकपी की वजह से छोटी फूफी के कंधे थोड़े हिल गए। उन्होंने तसव्वुर किया कि रसवाड़ ढके सब सब्ज पानी में किसी शख्स की कटी हुई टांगें, हाथ और सर अलग अलग तैर रहे हैं। जैसे ही वो दामन में कनेर लिए झांकती हैं, दीवार में उगे पेड़ों की टहनियाँ बुरी तरह झूमती हैं और कटे हुए हाथ पानी की सतह से अचानक उठकर उसे बुलाने लगते हैं। खन खनाक, यकायक ऊपर कुछ ऐसी आवाज़ हुई और लगा जैसे ऊपर रखा कोई टीन का पीपा अचानक ज़मीन पर गिरा हो। इसके साथ ही किसी चीज़ के चलने और सरसराने की सी आवाज़ आई। छोटी फुप्पी की पेशानी पर पसीना निकल आया, सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए और वो हमतन गोश बनकर एक लम्हे तक वो आहट सुनती रहीं। फिर बहुत खौफजदा आवाज़ में बमुश्किल तमाम बोली, क्या है? कुछ नहीं। उधर एक नज़र डालकर रज्जू मियाँ मुस्कुराए। ढाबे में ऊल जलूल सामान है और थोड़ा बहुत सामान रखा है। सारी रात चूहे दौड़ दौड़ कर सामान गिराते और परेशान करते रहते हैं, लेकिन छोटी फूफी को इत्मीनान नहीं हुआ। उन्हें महसूस हुआ कि रज्जू मियाँ ने सिर्फ उनकी हिम्मत बंधाने के लिए झूठ कह दिया है। वैसे कोई ना कोई बात ज़रूर है जो छुपाई जा रही है। उन्हें याद आया कि बहुत से घरों में लोग जिन्नात पालते हैं और अमूमन उनका क़याम ढाबे में ही होता है। बाहर गली सड़कें सब वीरान हो गई थीं और शाम के बरसाती झींगरों के अलावा कोई आवाज़ सुनाई न देती थी। उन्हें घबराहट सी हुई, लगा कि सांस लेना दुश्वार हो गया है और कुछ देर ऐसी ही कैफियत रही तो दम रुक जाएगा। जैसे तैसे थूक निगलकर कुछ कहना चाहती थीं कि बाहर के दरवाजे के पास आहट सुनाई दी और रोशन को आते देखकर अचानक चौंक कर रज्जू मियाँ उठ खड़े हुए। रोशन फुपा के आते ही उनका इस तरह उठ जाना अजीब सा लगा। इस चौंकने के पीछे जैसे रंगे हाथों पकड़े जाने की सी घबराहट थी, लेकिन क्यों? छोटी फूफी देर तक सोचने पर भी ये न समझ सकी। उन्हें सारा घर, घर के अफराद और आपस के रिश्ते नाते सभी पुरस्रार से लग रहे थे। रज्जू मियाँ को देख रोशन फूफा कुछ देर बरामदे में ही ठिठके और फिर मुड़कर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर आग के पास बैठे रहने के बाद छोटी फूफी आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में आई तो देखा कि वो कपड़े तब्दील कर रहे थे। अपने जिस्म से बनियान उतारते हुए उन्होंने सामने खड़ी छोटी फूफी को देखा और रूखेपन से बोले, कब आई? शाम को। क्यों, तुम तो आज लौटने वाली नहीं थी ना? अपनी निगाह बराह रास्त छोटी फूफी के चेहरे पर मरकूज करके उन्होंने पूछा तो चंद लम्हों तक उनके होठों से कोई आवाज़ नहीं निकली। उन्होंने दिल ही दिल में कई बार जुमले बनाए, एक दो बार दोहराए, लेकिन उन्हें उसी तरह अदा नहीं कर सकी। सिर्फ नहीं करके वो चुप हो गईं और काफ़ी देर के लिए जैसे इतनी ही बात काफ़ी थी। सोने से कुछ पहले छोटी फूफी ने ज़रा हिम्मत की, अम्मा कब तक आएंगी? क्यों? फूफा ने अपनी आंखों पर उल्टे रखे बाजू को उठाकर पूछा और यकटक देखने लगे। थोड़ा सहम कर छोटी फूफी पहले चुप हो गईं, फिर डरते डरते आहिस्ता से बोली, इतने बड़े घर में मुझे बहुत डर लगता है। रोशन फूफा संजीदगी से हंसने लगे, फिर पता नहीं क्या सोचकर उनके कंधों पर हाथ रख दिया और इत्मीनान दिलाने के अंदाज में बोले, डरने की क्या बात है? घर में और लोग भी तो रहते हैं। ऊपर ढाबे में फिर टीन पर कंकर पत्थर गिरने की आवाज़ आई और कमरे की दीवार और मकान की पाटियों के दरमियान चूहों ने दौड़ लगानी शुरू कर दी। तीसरे दिन भी दारोगन उस वक्त आई जब रोशन फूफा दफ्तर चले गए थे। छोटी फूफी ने अदब से सलाम किया, चाय के लिए पूछा और उनके नहाने के लिए पानी रख दिया। फिर आगे भी उनका हर काम करती रहीं, लेकिन करीब करीब सारा दिन वो खामोशी रहीं और हाँ ना के अलावा कुछ न बोली। शाम को फूफा के दफ्तर से आने से पहले उन्होंने ख़ास तौर पर करीब बुलाया और पूछा, क्यों बहू, रोशन चौथी के लिए तुम्हारे घर गया था? जी। सारे दिन रसूमात में भी शिरकत की होगी? बी तल्ख लहजे में कोंचती हुई सी बोली और छोटी फूफी के हाँ कहने पर चेहरा ही बिगाड़ लिया। हाँ हाँ, यहाँ चाहे मेरी नाक कट जाए, लोग जूते मार जाएं, उसे परवाह क्यों होने लगी? ससुराल की बात दूसरी है कि चाहे जो कहो करेगा। छोटी फूफी ने बात के इस रुख का तसव्वुर भी नहीं किया था। उन्हें समझने की कोशिश करते हुए देखने लगीं तो वो बोली,
وہ تو خیر ہے 4 درجے پڑھ کر منشی گیری کر رہا ہے، خدا نہ خواستہ زیادہ پڑھ لکھ گیا ہوتا اور کہیں تحصیلدار دیوان ہوتا تو ہم لوگوں کو گھر سے ہی باہر نکال دیتا۔ اس طرح کی بہت سی باتوں کے لیے بلا وجہ مجرم بنی چھوٹی پھوپھی سنتی رہیں اور پھر اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئیں۔ اس نئے گھر کی نئی زندگی کا آغاز شاید اسی طرح ہونا تھا، ایسا ہی تلخ ماحول جو 15 برس کی عمر میں شروع ہو کر پھر کبھی تبدیل نہیں ہوا۔ خاندانی روایات کے مطابق وہ اندھیرے اٹھتی، اتنے بڑے گھر کی جھاڑ پونچھ کرتی، چولہا سلگا کر چائے چڑھاتی اور وقت نکال کر بی داروغن کی خدمت بھی کراتی۔ بظاہر بی داروغن خواہ کیسی ہی کیوں نہ لگتی ہوں، ویسے اندر سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہی، کبھی ہاتھ پیر یا کمر میں درد ہے، کبھی سر پھٹا جا رہا ہے، کبھی سردی کھانسی ہے یا حرارت بخار ہے۔ نتیجتاً چولہے چوکے سے لے کر سارے گھر کے کپڑے لتے، لپائی صفائی، مانجنا دھونا، کوٹنا پیسنا تنے تنہا پھوپھی کے ہی ذمے لگ گیا۔ منہ اندھیرے ہی سسر کو چائے چاہیے، اسی وقت پھوپھا کے کمرے سے آواز آتی اور یہی وقت بی داروغن کی اپنی تکالیف و ضروریات کا تھا۔ اکثر یہ ہوتا کہ ایک کو خوش کرنے کی کوشش میں دوسرے کو ناراض کر لیتی، یہاں سے جو جاتی ہو لوٹ کر بھی نہیں دیکھتی۔ روشن پھوپھا ڈانٹتے، بی روٹ کر کروٹ بدل لیتی اور پھر منہ پھیر کر کہتی، ٹھیک ہے بہو، تم لوگ اپنے اپنے ہی میں مست رہو، کوئی مرے یا جیے تمہاری بلا سے۔ ارے آج کیا چائے نہیں ملے گی؟ رجو میاں اپنے کمرے سے چلاتے۔ روشن کی ماں، کب تک بیٹھا منہ تاکتا رہوں گا؟ جب سے مالتی گئی ہے میری تو کوئی سننے والا ہی نہیں۔ اور اس بھاگ دوڑ اور دھما چوکڑی میں کہیں گرم پانی کی پتیلی ہاتھوں پر لڑکتی، کبھی چولہے کی جلتی ہوئی لکڑی پلٹ کر ساڑی پر آ جاتی یا پیالی تشتری ٹوٹتی۔ 7-8 تک ناشتے کی تیاری ہوتی اور 10 بجے تک روشن پھوپھا کھانا کھا کر کچہری چلے جاتے۔ دوپہر آتی لیکن اس کا نصف دن نہانے دھونے میں نکل جاتا اور نصف میں کئی کام ذرا ذرا کر کے پورے ہوتے، مثلاً بجلی کی چکیاں نہ ہونے کی وجہ سے چکی کے سامنے بیٹھ کر گیہوں پیسنا یا گاؤں سے آئے دھان کو اپنے ہاتھوں کوٹنا۔ اسی سب میں شام ہو جاتی، پھوپھا کچہری سے لوٹ کر چائے پیتے اور ٹہلنے نکل جاتے اور پھوپھی دوبارہ باورچی خانے میں گھس کر اسی سلسلے کو قائم کرتی۔ اکثر رات میں کھلا پلا کر برتن سنگواتی ہوئی وہ تھک کر چور چور ہو جاتی، ہاتھ پاؤں کی نسیں ٹوٹتی اور دیوار سے پیٹھ لگا کر کمر سیدھی کرتے کرتے کئی بار آنکھ لگ جاتی۔ اتنا کچھ کرنے پر بھی بی داروغن کا دل جیتنا ہمیشہ مشکل ہی رہا۔ غسل خانے میں گھس کر آدھ 1 گھنٹہ نہاتی اور وہاں سے نکل کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتی۔ سننے میں یہ بات عجیب سی لگتی ہے، لیکن اوپر سے بی داروغن خواہ اسلام بھی ہوں، اندر سے وہ آخر بٹی ہی بنی رہیں۔ ان کے اپنے لکڑے کے صندوق جس میں زیور اور پیسے رہتے کے پلے میں لچھمی کی تصویر آخر تک چسپاں رہی، اور نہانے کے بعد لچھمی پوجا کرنا انہوں نے کبھی بند نہیں کیا۔ یہ بات روشن پھوپھا بھی جانتے تھے اور رجو میاں کو بھی معلوم تھی، لیکن چونکہ بی کا یہ دستور مرزا کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اس لیے کسی نے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی ہمت نہیں کی۔ چھوٹی پھوپھی کے آ جانے پر ان کے کاموں میں اس کا بھی اضافہ ہوا کہ نہا کر نکلتے ہی اود دانی میں آگ بھر کر ان کے کمرے میں پہنچانا پڑتا، اور ان سب سے فراغت کے بعد وہ چبوترے پر آ کر بیٹھ جاتی، تھوڑی تھوڑی دیر میں پان کی گلوریاں تیار کر کے اغل بغل کی زمین پیکوں سے رنگتی اور اکثر دن بھر کسی نہ کسی بات پر بڑبڑاتی، اے بہو یہ آنگن کتنے دنوں سے صاف نہیں ہوا، یا ارے اس گھر میں کوئی رہتا ہے کہ نہیں، گھر بھر میں دھول اڑ رہی ہے، بہو ذرا سونے بیٹھنے سے فرصت ملے تو برآمدے کو لیپ پوت کر بھلے آدمیوں کے اٹھنے بیٹھنے لائق بنا دو، کوئی آ کر دیکھے تو کیا کہے، ماٹی ملا کتا بھی گھورے پر بیٹھتا ہے تو اپنی دم سے آس پاس کی جگہ صاف کر لیتا ہے۔ اگر چھوٹی پھوپھی کبھی جواب دینے کی کوشش کرتی یا آہستہ سے کہتی، کہاں اماں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو جھاڑ پونچھ کر آئی ہوں، یا یہ کل تو سارا گھر لیپا تھا، بھی اور آگ بگولا ہو جاتی، لو ہمیں اندھی بنا رہی ہے، سیدھے کہہ دے کہ آنکھیں پھوٹ گئی ہیں یا بڑھاپا آ گیا ہے تو عقل سٹھیا گئی ہے، ارے یہ جوانی کا گھمنڈ اپنے پاس رکھ، یہ کسی کا ساتھ نہیں دیتی، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات۔ کبھی فرصت نہ ملنے یا دن رات کام میں مصروفیت کی دلیل پیش کی جاتی تو تانا دیا جاتا، اپنے والدین کے گھر سے جہیز میں ایک لونڈی لے آتی اور رہتی رانیوں کی طرح
घर गृहस्थी में तो काम धाम रहता ही है। और तुम कौन धन्ना सेठ की बेटी हो कि घर में नौकरों पर हुक्म चलाती थी? हमसे क्या छुपा है? घर में उधर फाका मस्त रहती थी, यहाँ आकर चर्बी चढ़ रही है। और काम ही कितना है, यही घर है जिसे मालती आईना बनाकर रखती थी। जब बर्दाश्त न कर सकी तो एक दिन छोटी फूफी की जबान से निकल गया, अम्मा मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मेरे माँ बाप को कुछ न कहो, जैसे भी हैं वो अपने घर में मस्त हैं, किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते। इस बात पर तूफान मचा के रज्जू मियाँ को बीच बचाव करना पड़ा और उस रात घर में खाना पका भी तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। अक्सर रोशन फूफा को उनमें से बेशतर बातों का पता ही न लगता। पहले छोटी फूफी छोटे मोटे वाकयात का जिक्र कर दिया करती, लेकिन एक दिन इस पर भी डांट पड़ गई तो उन्होंने अपने कान पकड़ लिए। रोशन मियाँ इस किस्म के इंसान थे जो अपनी माँ के बारे में बीवी से कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते। वो ये कहकर टाल जाते, मुझे ऐसी बातों में न घसीटो, निभाना तो आखिर तुम्हें है। लेकिन उस दिन अपने आप पर काबू पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। शाम को घूमने के लिए निकले हुए फूफा काफी देर में लौटे। शायद रात के 10 बज गए होंगे, मगर सारा घर महवे ख्वाब था और बाहर के हिस्से में उसी तरह अंधेरा था। देर तक कुंडी बजाने के बाद फूफी ने दरवाज़ा खोला, लेकिन और दिनों की तरह ना तो उनके अंदर आने का इंतजार किया और ना ही साथ साथ जाकर उनके पाँव से जूते उतारे। वो सीधी बावर्ची खाने में घुस गईं और थोड़ी देर बाद करीब आकर सिर्फ इतना बोली, आओ खाना निकाल दिया है। फूफा को यह रवैया थोड़ा चौंकाने वाला ज़रूर लगा, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। हाथ मुंह धोकर चुपचाप खाने पर जा बैठे। सर झुकाकर हाथ बढ़ाया और चौंकने की अदाकारी करते हुए फूफी की तरफ देखा। फूफी हमेशा की तरह चूल्हे के सामने वाले पीढ़ पर बैठी थी, लेकिन उनका दायां रुखसार एक उठे हुए घुटने पर टिका हुआ था और मुंह दूसरी तरफ फेरा हुआ था। फूफा उन्हें जलती हुई आंखों से चंद लम्हों तक घूरते रहे, फिर त्योरी चढ़ाकर बोले, क्यों, खाना तो मिट्टी हो गया है, अगर मुझे देर हो गई तो तुम गर्म भी न कर सकें? फूफी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक बार आहिस्ता से सर उठाकर देखा और फिर बेमतलब चूल्हे की तरफ देखने लगी। बोलती क्यों नहीं? फूफा दहाड़े, क्या जबान कट गई है? जाहिर है वो कहीं का गुस्सा कहीं उतार रहे थे, लेकिन फूफी इस बार भी खामोश रहीं तो उनका गुस्सा और भड़क उठा, ये चिल्लाते हुए कि वो मर मर के कमाते हैं और सब सालों का पेट भरते हैं, लेकिन कोई उनके खाने पीने का जरा सा भी ख्याल नहीं रखता। उन्होंने दाल की कटोरी उठाई और फूफी के मुंह पर दे मारी और दांत पीस कर ये कहते हुए चले गए, ले साली, अब तू ही खा। दाल से लथपथ मुंह और कटोरी के किनारे से जख्मी छोटी फूफी उसी तरह झुक गईं, ना कुछ चिल्लाई, ना बोली, ना रोईं। अगली सुबह सारा काम हस्बे मामूल हुआ। मुंह अंधेरे में रज्जू मियाँ को चाय देना, फूफा के हाथ पांव दाबना, बी के मुंह धोने के लिए मिसवाक पानी भरना और फिर नाश्ते की तैयारी। जब फूफा गुस्ल खाने में थे तो वो उनके लिए गर्म पानी लेकर अंदर गईं और खामोशी से ठंडा पानी मिलाने लगीं। इस दौरान फूफा सिर्फ अंडरवेयर पहने हुए चबूतरे पर खड़े थे। वो फूफी को देखते देखते अचानक हमदर्द बन गए और जरा बारोब आवाज में पूछा, ये तुम्हारे मुंह पर क्या हो गया? फूफी सिर्फ सर उठाकर रह गईं। सुबह की उजली चमचमाती धूप में उनके चेहरे का रुआं रुआं वाज़ह था। बाएं गाल पर छिटके छिटके 2-3 तिल, एक आध लाल भूरी फुंसियां और होठों के पास हल्का नीलापन लिए 2 बड़े बड़े फफोले। क्या दाल से जली हो? फूफा ने दबी जबान से पूछा। नहीं कहकर फूफी उसी संजीदगी से लौटने लगी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती रोक लिया और निस्बतन ज़्यादा मुलायमत और प्यार से इसरार करने लगे। जब टालना नामुमकिन हो गया और फूफी को मुकम्मल इत्मीनान हो गया कि बात का उल्टा रद्द-ए-अमल नहीं होगा, तो आहिस्ता से बोली, कुछ नहीं, सज़ा मिली है। कैसी सज़ा? मुँह जोरी करती हूँ इसकी। कौन? किसने सज़ा दी? और कौन देगा? फूफी ने रूखेपन से हंसने की कोशिश की। अम्मा ने जलती हुई लकड़ी मेरे मुंह में भर देनी चाहिए थी, लेकिन जब नाकाम रहीं तो भून कर ही रख दिया। फूफा हक्का बक्का कई पल उन्हें देखते रहे, फिर पूछा, क्या बात हो गई? जानते तो हो, पानी वाली रोताइन कई दिनों से नागा कर रही है। उसके भरोसे बैठे रहने पर कई बार धोखा हुआ है कि बूंद भर पानी के लिए तरस गए हैं। लिहाजा अम्मा रात में नल तक चली जाती हैं और 1-2 गंड उठा लाती हैं। इससे पहले मुझसे कभी नहीं कहा था, लेकिन कल साथ ले गईं। बाल्टी वाल्टी होती तो मैं उठा लाती, अब इतने बड़े गंड को सर पर उठाकर कैसे लाती? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझसे सर पर उठाकर नहीं ले जाया जाएगा, इसकी ज़रा सी भी आदत नहीं। बस इसी बात पर चिढ़ गईं। कहने लगी, मुझे ताने देती है।
انہوں نے ایک بار مشکوک آنکھوں سے باہر جھانک کر دیکھا اور پھر بولی، یہیں تک ہوتا تو کوئی بات نہ تھی، اب الٹی سیدھی بکنے لگی۔ میں تیری نوکرانی نہیں ہوں کہ تو اپنے خصم کے ساتھ سوئے اور میں تیرے نہانے کے لیے پانی بھر کر لاؤں۔ توبہ توبہ۔ اور بھی بہت علول جلول بکتی رہیں، جو میری زبان سے ادا نہیں ہوگا۔ میں نے اتنا ضرور کہا کہ ماں ہو کر بہو بیٹے کے بارے میں ایسی فحش باتیں کرنا بھلے انسانوں کا شیوا نہیں۔ بس اسی پر میرے ماں باپ، خاندان اور ساتھ ہی پرکھوں کو پانی پلایا اور جب بھی تسلی نہ ہوئی تو جلتی ہوئی لکڑی لے کر دوڑی۔ چھوٹی پھوپھی کو اچانک رونا آ گیا۔ انہوں نے پیچھے جھولتا پلو کھینچ کر آنکھ اور منہ پر رکھ لیا۔ ایک دو لمحے ہچکیاں لیتی رہیں اور پھر سارے چہرے کو کس کر پوچھتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ اس دن شام کو جب بی داروغن کہیں پڑوس میں بیٹھی تھیں اور پھوپھا ابھی آئے نہیں تھے، چھوٹی پھوپھی چائے لے کر رجو میاں کے کمرے میں گئیں۔ رجو میاں لاپرواہی سے اپنی کھاٹ پر لیٹے ہوئے تھے اور اس طرح لیٹنے سے ان کی دھوتی ایک ران سے ہٹ گئی تھی۔ اچانک دہلیز کے پاس ٹھٹک کر پھوپھی نے سر جھکا لیا اور دھیرے سے بولی، ماموں جان چائے لائی ہوں۔ رجو میاں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ برابر دیکھ رہے تھے، لیکن ذرا سا بھی نہیں ہڑبڑائے اور نہ ہی انہوں نے کھلی ران ڈھکی۔ انہوں نے اسی طرح لیٹے لیٹے سنجیدگی سے کہا، لاؤ۔ پھوپھی اسی جگہ سر جھکائے ایک دو سیکنڈ انتظار کرتی رہیں کہ شاید رجو میاں اٹھ کر چائے لے لیں گے، لیکن جب وہ اپنی جگہ سے ہلے ہی نہیں اور ایک ٹک ان کی طرف دیکھتے رہے تو وہ گھبرا کر آگے بڑھ گئیں۔ جلدی سے چائے کا پیالہ ان کے حوالے کیا اور لوٹنا چاہتی تھیں کہ رجو میاں نے روکتے ہوئے کہا، بہو سنو۔ چھوٹی پھوپھی اچانک سہم کر رک گئیں، جیسے تیزی سے نکل بھاگنے کی کوشش میں ان کا آنچل کسی نوکیلے لوہے میں پھنس گیا ہو۔ یہ عجیب بات تھی کہ اکیلے میں رجو میاں کے سامنے پڑتے ہی وہ بری طرح گھبرا اٹھتی تھیں اور شاید اسی ڈر کی وجہ سے حتی الامکان اس قسم کے مواقع ٹالا کرتی۔ نہ جانے کس وجہ سے ان کا جی دھڑکنے لگا۔ وہ رکیں ضرور لیکن پوری طرح مڑ کر دیکھ نہیں سکیں۔ تمہاری ساس آئیں؟ نہیں۔ آج کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا؟ رجو میاں نے ایسے لہجے میں پوچھا جیسے خود تمام باتوں سے ناواقف ہوں اور جاننا چاہتے ہوں، حالانکہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ سوال نہیں تھا، پچھلے واقعے کو از سر نو تازہ کرنے کی کوشش تھی۔ چھوٹی پھوپھی نے ایک لمحہ ٹھہر کر آہستہ سے کہا، کئی بار تو کہا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ رجو میاں اٹھ کر بیٹھ گئے اور کچھ دیر کچھ کہے بغیر گھورنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اچانک انہوں نے کھاٹ چھوڑی اور بالکل چھوٹی پھوپھی کے قریب آ کر بلا وجہ کھڑے ہو گئے۔ پڑوس کے مکان میں کوئی گود کا بچہ مچلا۔ انہی کے یہاں گوٹھان گھر لوٹی گائے رنبھا رہی تھی اور دیر سے لمبی گردن والی سفید بطخیں اپنے ڈربے کے فراق میں زور زور سے چلا رہی تھیں۔ گھر کے علاوہ ہر طرف شام کی چہل پہل تھی، لیکن چھوٹی پھوپھی کو محسوس ہوا کہ جیسے وہ کسی گھنے اور ویران جنگل میں بالکل اکیلی رہ گئی ہیں اور ان کے چہرے اور اعضاء پر وہی پہلے دن والا گڑاؤ محسوس ہو رہا ہے۔ اچانک پلک اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ فوراً پلٹیں اور تیزی سے دروازے سے باہر نکل جانا چاہتی تھیں، لیکن دفتن پیچھے بغل کی جانب سے ایک ہاتھ نے ان کی باہ ٹھیک بغل کے نیچے سے پکڑ لی اور چھوٹی پھوپھی کو لگا ان کی سانس رک جائے گی۔ ان کے سر اور سینے کا پلو لڑک کر دوسری باہ پر آ رہا، کلیجہ دھڑدھڑانے لگا۔ بجلی جیسی پھرتی اور پوری طاقت کے ساتھ ان کے ایک ہاتھ نے وہ باہ چھڑائی اور جھاگ اگلنے والے صابن کی طرح پھسل کر باہر نکل بھاگی۔ رات جب کھانے کے لیے رجو میاں باورچی خانے میں آئے اور بی داروغن کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے تو چھوٹی پھوپھی وہی بات مسلسل سوچے جا رہی تھی۔ ان کا ادھیڑ عمر کا دبلا پتلا جسم، خانگی حالات کی وجہ سے پچکے گال، چھوٹی چھوٹی معصوم اور مشفق آنکھیں اور نہایت ہموار پیشانی۔ اللہ میری توبہ، انہوں نے سوچا، یہ سب کیا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی کوئی گناہ کیا تھا جس کی سزا انہیں زندگی کی شروعات میں ہی مل رہی ہے؟ کیا زمانہ آ گیا؟ رجو میاں نے نوالا نگلتے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا۔ میں تو تیل دیکھتا ہوں، تیل کی دھار دیکھتا ہوں۔ جس دن پہلی بار دیکھا تھا تبھی سمجھ گیا تھا کہ معمولی دل گردے والی عورت نہیں ہے، نیچے نیچے دیکھتی ہے لیکن ہے خوب گٹھی ہوئی۔ میں نے تو اسی وقت منع کیا تھا، اسے اپنے یہاں آنے جانے مت دو۔ چھوٹی پھوپھی کے کان ذرا چوکنا ہوئے، وہ سنبھل کر بالکل ساکت و صامت بیٹھ گئیں۔ پچھلے دنوں محلے میں جو کچھ ہوا اسی کا ذکر ہو رہا تھا۔ کئی دنوں سے سدہا لوگوں کے درمیان چلنے والی تفتیش نے آج صبح عجیب و غریب موڑ لیے۔ مقتول کی بیوی کے ساتھ ساتھ ایک ریٹائرڈ پولیس انسپکٹر کی گرفتاری نے سنسنی پھیلا دی تھی۔
اے ہمیں کیا خواب آیا تھا کہ وہ عورت ایسی ہوگی؟ بی نے ذرا تنک کر کہا۔ ہم بھلے زمانہ بھلا، جس کام کے کرنے میں اچھے اچھے مردوں کا کلیجہ کانپے، یہ مرگلی عورت وہی کام کر کے چپ چاپ بیٹھ جائے گی؟ بھلا یہ کس نے سوچا تھا؟ رجو میاں نے اس دلیل پر توجہ نہیں دی۔ جوش میں بتانے لگے کہ گرفتار ہونے کے بعد بھی اس عورت کے ماتھے پر شکن نہیں آئی۔ فطری انداز میں کہتی رہی کہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ اس نے کیا چالاکی برتی جانتی ہو؟ جس رات سب کچھ ہوا اس کے دوسرے تیسرے دن اس نے انسپیکٹر والا مکان لیپ پوچھ جھاڑ پہنچ کر خالی کر دیا اور الگ جا کر رہنے لگی۔ اب اس شخص کی کاٹ پیٹ تو انسپیکٹر والے مکان میں ہوئی تھی۔ معمولی سی بات ہے، جس کے گھر میں ایسا قتل ہو اسے پتہ تک نہ چلے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا انسپیکٹر دھر لیے گئے۔ پولیس کو تو پہلے ہی شک تھا کہ اس قتل کے پس پشت ضرور کوئی نہ کوئی ایسا دماغ ہے جو جرائم کی باریکیوں سے بخوبی واقف ہے۔ قتل کر کے سارے جسم کو جوڑ جوڑ سے الگ کرنا، الگ الگ بوروں میں بھرنا اور کنویں میں پھینکوانا، یہ سب کم از کم اس عورت کے دماغ کی اپج تو نہیں ہو سکتی۔ تعجب اور ڈر کی وجہ سے پھوپھی کا منہ کھل گیا۔ گزشتہ دنوں ان کے سامنے یہاں بھی پولیس والوں نے اس سلسلے میں پوچھ تاچھ کی تھی کہ وہ لوگ کہاں تک اور کیا جانتے ہیں۔ رجو میاں نے صاف صاف انکار کر دیا اور وہ لوگ چلے بھی گئے، لیکن چھوٹی پھوپھی کا جی تمام دن کانپتا رہا۔ بات شک کی تو ہے، جانے کب کس پر جائے۔ لیکن سنو، بھی بولیں، مان لیا کہ عورت کی اس شخص سے دشمنی تھی۔ لوگ بتاتے ہیں اور وہ خود بھی کہا کرتی تھی کہ اس شخص نے اس کی بیٹی کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا تھا اور وہ انتقام لینا چاہتی تھی۔ لیکن بھلا اس انسپیکٹر کو اس عورت سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ نہ تو جوان ہے اور نہ حسین و جمیل۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ پیسے سے بڑی دلچسپی اور کیا ہوتی ہے؟ سنا ہے کہ اپنی بیٹی کے مارے جانے کی بات عورت کو معلوم تھی۔ وہ اس کا دوسرا آدمی تھا اور اس طرح بیٹی سوتیلی ہوئی۔ وہ آدمی شراب پی کر اکثر پیسوں کے لیے تنگ کرتا تھا، چلاتا بھی تھا کہ جس طرح اس نے اس کی بیٹی کو ختم کر دیا ہے اسی طرح اس کو بھی ٹھکانے لگا دے گا اور پولیس اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گی۔ جب وہ بہت پریشان ہو گئی تو بتاتے ہیں کہ اپنے کرایہ دار انسپیکٹر رام سہائے کے سامنے اس نے اپنا دکھڑا سنایا اور اسی نے یہ ترکیب سجھائی کہ روز روز کے جھگڑے سے کس طرح نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بدلے میں پیسے مل گئے ہوں گے۔ ارے ہر جگہ سب کچھ ہو سکتا ہے، چھوٹی پھوپھی نے یک بار لرس کر سوچا۔ اوپر سے نظر آنے والے رشتے وشتے بھی کچھ کام نہیں آتے۔ اب یہی واردات اپنے سامنے یا پاس پڑوس کی نہ ہوتی، کوئی الگ سے سناتا تو کیا کسی قصے کی طرح نہ لگتی؟ وہ کب یقین کرتی کہ آج بھی کوئی شخص دن دہاڑے اپنی سوتیلی بیٹی کا گلا گھونٹ سکتا ہے اور انتقامی طور پر بیوی کرائے کے آدمیوں سے اپنے شوہر کی بوٹی بوٹی الگ کروا سکتی ہے؟ اور انہیں بے ساختہ اپنے گھر اور ابا کی یاد آ گئی۔ دل رونے رونے کو ہو گیا اور احتیاطاً سر کا پلو زیادہ آگے کھینچ کر انہوں نے ایک طرف کا چہرہ ڈھک لیا۔ تھوڑی دیر میں رجو میاں ہاتھ دھو کر اٹھ گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے بی بھی باورچی خانے سے نکل گئیں اور جھوٹے برتنوں اور گلاسوں میں گھری چھوٹی پھوپھی اکیلی رہ گئیں۔ کافی دیر بعد وہاں سے اٹھنے سے پہلے ایک بار شام کی بات کا خیال آیا اور بغل کے نیچے والی باہ کی گرفت پھر زندہ ہو گئی، لیکن لگا کہ تھوڑی دیر پہلے جو اٹھ کر گئے ہیں وہ چاہے کوئی اور ہوں، شام والے رجو میاں نہیں ہو سکتے۔ شاید وہ شام سچ مچ نہیں آئی تھی، انہیں صرف مغالطہ ہو گیا ہے، ویسے ہی جیسے کسی نئے اور اجنبی مقام پر پہلی بار پہنچنے پر بھی کئی بار ہر چیز جانی پہچانی اور پرانی لگتی ہے۔ اماں، کچھ لوگ چوڑیاں پہننے آئے ہیں، چھوٹی پھوپھی نے بہت ہی مختلف لہجے میں اپنی ساس کے پاس جا کر کہا۔ بی داروغن کھاٹ پر لیٹی آرام کر رہی تھی، وہ سن کر وہاں سے نہیں ہلی، اسی طرح لیٹی رہیں۔ کئی بار کہنے پر انہوں نے کروٹ لی اور تھوڑی دیر یوں گھورتی رہیں جیسے چھوٹی پھوپھی نے اپنے ہاتھوں سے کیے کسی نقصان کی خبر دی ہو۔ آخر میں بمشکل تمام اوبی ہوئی سی اٹھیں اور مغموم آواز میں بولیں، بہو اب اس عمر میں تو کچھ آرام کرنے دو، ساری زندگی تو ہائے ہائے میں کٹ گئی۔ اس سے پہلے کئی بار ایسا موقع آنے پر چھوٹی پھوپھی نے دھیمی آواز میں کہا تھا کہ مجھے تو چوڑیاں پہنانا نہیں آتا، ڈر لگتا ہے کہیں سب کی سب ٹوٹ نہ جائیں۔ اس ڈر کے بہانے کیا کبھی کچھ سیکھو گی ہی نہیں؟ بی جھنجھلا اٹھتی۔ کوئی بھی کام چاہنے سے ہی ہوتا ہے، روشن کے چچا کو دیکھو، مرد ہو کر بھی سب کچھ کر لیتے ہیں۔ وہ دلیل انہیں ناگوار ضرور معلوم ہوئی اور طیش میں آ کر اکیلے میں دوسروں کو چوڑیاں پہنانے کی کوشش بھی کی، لیکن یا تو پہننے والی کے ہاتھ سے خون نکلنے لگتا یا نفیس اور قیمتی چوڑیوں کا کافی نقصان ہوتا۔
لہٰذا انہوں نے اس کام میں ہاتھ لگانا ہی چھوڑ دیا، بھلے گاہے بگاہے اس قسم کے تانے سہنے پڑتے۔ اس بار بھی وہ یہ سن کر کچھ کہے بغیر سیدھی الٹے پاؤں لوٹ گئیں۔ شاید ان کے پیچھے اکتائی ہوئی سی بی بھی نکلی اور برآمدے میں انتظار کرتی ہوئی عورتوں کی طرف بڑھ گئیں۔ ویسے گھر میں پہلے کے کاروبار جیسی کوئی بات نہیں تھی، نہ پہلے جیسا کام، نہ ہی کوئی جوش و خروش۔ روشن پھپھا کے اسکول چھوڑنے کے بعد دونوں نے ان کی ملازمت کے لیے کوشش کی تھی۔ رجو میاں پہلے ہی اپنی ملازمت چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ چوڑیوں کا کام بی سے اکیلے سنبھلتا ہی نہ تھا۔ مہینے 2 مہینے بعد انہیں نیا مال لانے کے لیے رائے پور جانا پڑتا تھا اور چھٹی وٹی ملنے میں بہت دقت ہوتی تھی۔ حالانکہ گھر بیٹھ جانے کے ماہ 2 ماہ بعد انہیں پتہ چلا کہ بیکاری کتنی اکتا دینے والی ہوتی ہے۔ چوڑیوں کا کام تو خاص موقعوں اور دنوں میں ہوتا تھا اور زیادہ کام بھی خود ہی سنبھال لیتی تھی، لیکن اس کا احساس اتنی دیر بعد ہوا کہ چپ لگا جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ ویسے ان کی پہلی ملازمت روشن کے بہت کام آئی۔ ریاست کا زمانہ تھا، چھوٹے سے بڑے تک ان کے رسوخ تھے۔ کسی سے مشورہ لے کر ایک دن رجو میاں نے اپنی پرانی اچکن نکالی، تنگ موری کا پاجامہ چڑھایا اور سنگترے کے رنگ کا صافہ باندھ کر ریاست کے انگریز دیوان کے سامنے پیش ہو گئے۔ ہاتھ جوڑ کر ادب سے کہا، حضور، غلام نے حسب حیثیت و استطاعت حتی الامکان ریاست کی خدمت کی، لیکن خرابی صحت کی وجہ سے خود ہی عزت کے ساتھ الگ ہو گیا۔ غلام کا ایک جوان بیٹا ہے جسے اس نے تھوڑی بہت تعلیم دلا دی ہے۔ اگر حضور کی نظر کرم ہو جائے تو وہ سیدھے راستے پر لگ جائے اور کم از کم دونوں کا بڑھاپا نب جائے۔ کہتے ہیں انگریز بہت رحم دل ہوتے تھے اور محنت و ایمانداری کی قدر انہی کے زمانے میں ہوتی تھی۔ چند دنوں میں ہی روشن پھپھا تحصیلدار کی عدالت میں محرر ہو گئے اور جن دنوں ان کی شادی ہوئی وہ ترقی کر کے ایسے عہدے پر پہنچ چکے تھے جہاں پاجامے یا دھوتی سے کام نہیں چلتا۔ پتلون کوٹ پہنتے تھے، پاؤں میں ہمیشہ نوکدار بوٹ ہوتا تھا اور کوٹ کے ایک جانب جیبی گھڑی کی زنجیر جھومتی رہتی تھی۔ رفتہ رفتہ بی کی توجہ کاروبار کی جانب اور بھی کم ہوتی گئی۔ رجو میاں نے گاؤں کی کھیتی کی دیکھ بھال کرنے کا فیصلہ کر کے اپنے ہاتھ کھینچ لیے اور اب صرف اتنا رہ گیا تھا کہ گھر پر تھوڑی فینسی اور نفیس چوڑیاں پڑی رہتی تھیں۔ بازار میں بیٹھنا بند ہو گیا اور کچھ پردہ نشین معزز خاندانوں کی خواتین خود آ کر چوڑیاں پہن جاتی تھیں۔ روشن پھپھا کے دفتر جانے سے پہلے 10 بجے تک گھر میں تھوڑی گہما گہمی اور بھاگ دوڑ رہتی۔ اس کے بعد سارے کام اپنی مقررہ رفتار سے ہوتے۔ بی شام سے پہلے کہیں نہیں نکلتی اور رجو میاں عموماً گھر پر ہی رہتے۔ کبھی پچھواڑے کے آنگن برآمدے میں عورتوں والی باتوں میں کھانس رہے ہیں، کبھی باہر ٹہل رہے ہیں یا اپنے کمرے میں چپ چاپ لیٹے یکے بعد دیگرے بیڑیاں پھونک رہے ہیں۔ یوں تو چھوٹی پھوپھی پہلے ہی سے سارے گھر سے خائف تھیں۔ اس شام کے رجو میاں والے واقعے نے انہیں ایک دم ڈرپوک اور مجرم بنا دیا۔ بیٹھے بیٹھے وہ اچانک چونک جاتی اور گھبرا کر متفکر آنکھوں سے ارد گرد دیکھتی، لگتا جیسے کوئی کھڑا ہے اور ایک دم پاس آ جائے گا۔ کام کرتے کرتے دھیان اچٹ جاتا، لگتا سامنے کی کھڑکی کی سلاخوں پر چہرہ ٹکائے کوئی مسلسل گھورے جا رہا ہے۔ غسل خانے میں نہاتے نہاتے اپنے آپ ہی وہ ہاتھ پاؤں سمیٹ کر گڑمڑی ہو کر بیٹھ جاتی، جیسے کوئی اطلاع دیے بغیر اندر گھس آیا ہے اور چھوٹی پھوپھی کے لیے ڈوب مرنے کی جگہ بھی نہیں ہے۔ اس دن دوپہر کو ایسا ہی ہوا۔ پھپھا کو دفتر بھیج کام دھام سے جلدی فارغ ہو کر وہ غسل خانے میں گھسیں تو 2-3 گھنٹے لگ گئے۔ گندے کپڑوں کا ڈھیر تھا کہ جلدی ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ پچھواڑے کا آنگن روز کی طرح سونا تھا اور ساس سسر اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ پھوپھی 2-4 کپڑے اکٹھا دھو نچوڑ کر باہر نکلتی اور آنگن میں کھینچے تار پر پھیلا کر اندر چلی جاتی۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، جیسے تیسے ان کپڑوں سے فارغ ہو کر نہانے کی تیاری میں چھوٹی پھوپھی آخری گیلے کپڑے تار پر ڈال رہی تھی۔ سارے جسم پر گیلا پیٹی کوٹ ہی تھا جسے انہوں نے دونوں بغلوں میں باندھ لیا تھا۔ ماتھے، آنکھوں اور رخساروں پر پانی صابن کے چھینٹے پڑے تھے اور ننگے سر کے بال عجیب بے ترتیبی سے کچھ چپکے اور کچھ اڑے جا رہے تھے۔ انہیں اچانک برآمدے میں قدموں کی آہٹ سنائی دی اور انہوں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا ہڑبڑا کر رہ گئیں۔ رجو میاں ان کی طرف ہی دیکھتے چلے آ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے چھوٹی پھوپھی کو کچھ سمجھ میں نہ آیا، وہ شاید وہیں بیٹھ جاتی، لیکن دوسرے لمحے سب کچھ وہیں پھینک کر غسل خانے کی طرف گرتی پڑتی بھاگیں اور اندر پہنچ کر ایسی ہانپتی رہیں جیسے مرتی مرتی بچی ہوں۔ یہ ماموں سے کہو نا۔ کئی دنوں بعد پھپھا کا خوشگوار موڈ دیکھ کر انہوں نے کہا،
क्या दिन भर घर में पड़े रहते हैं, ना कहीं आना ना जाना, ना किसी से मिलना जुलना। क्यों, क्या हुआ? कहाँ? छोटी फूफी पहले जरा घबरा सी गई, फिर संभल कर बोली, हुआ कुछ नहीं, लेकिन मर्द तमाम दिन घर में ही घुसे रहें ये कुछ अच्छा नहीं लगता। औरतें दिन में किस्म किस्म की बातें कहती हैं, काम धाम में इस किस्म का हुलिया होता है, कभी नहा धो रही हैं, कहीं उल्टे सीधे कपड़ों में हैं। अब ऐसे में बात काटकर रोशन फूफा ने बीच में ही कहा, काम ना हो तब भी क्या जबरदस्ती भटकते रहें? अजीब बात करती हो। मैं भटकने की बात कब कह रही हूँ? छोटी फूफी उनके तेवर देखकर बोली, पास पड़ोस है, लोग बाग हैं, मिलने जुलने में क्या बुराई है? इस पर रोशन फूफा ने उन्हें ऐसी अजीब आंखों से घूरा कि वो झेंप कर रह गईं। दिल ही दिल में पछताई कि बेकार ही ऐसी बात कहकर अपने को बुरा बना लिया। कहना था तो साफ साफ बता देती। दरअसल उन्होंने इस तरह सिलसिला ही निकाला था। कहना तो वो कुछ और ही चाहती थी, जिसके लिए अपने को कई दिनों से तैयार कर रही थी, लेकिन आखिर तक हिम्मत नहीं हुई। उल्टे फूफा झल्लाते रहे कि वो उन्हें उनके माँ बाप से अलग करवाना चाहती हैं। भला बुढ़ापे में उन्हें कहाँ और कैसे निकाल सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? क्या इसी दिन के लिए उन लोगों ने पाल पोस कर बड़ा किया और उसे ब्याह कर लाए? छोटी फूफी जबान काट कर रह गईं। जी में तो आया कि अब कह दें, लेकिन अल्फाज होठों तक आकर रह गए। तुम्हें क्या मालूम कि ये किस लिए ब्याह लाए हैं और अंदर से क्या है? सोचा कह दें, चाहे बाद में कुछ भी क्यों न झेलना पड़े, लेकिन अपने गुस्से और बेइज्जती को याद करके वो चुप हो गईं। जहां उन्हें निभना खटना है, वहां से इस तरह की बातों से आखिर क्या होगा? सब एक हो जाएंगे, सिर्फ उन्हीं की हालत दूध की मक्खी जैसी हो जाएगी। छोटी फूफी ने इस बार ही नहीं, हमेशा हमेशा के लिए होंठ सी लिए। अम्मी ब्याह के बाद पहली बार देखने के लिए आईं। इतवार का दिन था, इसलिए दफ्तर की फिक्र से आज़ाद रोशन फूफा अपने कमरे में सो रहे थे। बी नाश्ता करके इत्मीनान से पान चबाती हुई बरामदे में बैठी थीं और आंगन में पेड़ों की वजह से धूप अभी नहीं आई थी। चूल्हे के पास छोटी फूफी ने अचानक बी की आवाज़ सुनी, बहू देखो, तुम्हारी माँ आई हैं। ससुराल में कोई मैके से आए तो उससे बढ़कर खुशी किसी नई बहू को क्या हो सकती है, लेकिन छोटी बी का जी धक्क से होकर रह गया। जी में आया कि वैसी ही उठकर सीधी दौड़ती हुई अम्मा के पास जा खड़ी हूं, लेकिन बंदिशों का ख्याल करके कसमसा कर रह गईं, जैसे सारा जिस्म रस्सियों में जकड़ा हो, मोहर बलब हो, सिर्फ आंखें खुली हों और भागने की कोशिश में इंसान सिर्फ एक बार हिल डुल कर मजबूर होकर रह जाए, जैसे पंख बांध कर डाल दी गई चिड़िया भूल कर उड़ना चाहे और सिर्फ फड़फड़ा कर रह जाए। शादी के बाद उन्हें बार बार बताया गया था, मौके बे मौके तंबीह की गई थी कि मैके से खा कोई भी आए, उन्हें बराह रास्त जाकर नहीं मिलना है। ये नहीं कि कोई आया और दौड़ गए, पहले बुजुर्गों के पास बैठकर बातचीत करने दो, और जब 2-3 बार बुलाया जाए तब बाहर आना चाहिए। 4-5 माह हो गए। एक कस्बे में रहते हुए उन्होंने अपने खानदान के किसी फर्द को नहीं देखा। एक आध बार घबरा कर उन्होंने घर जाने की इजाज़त तलब की थी, लेकिन कोई रजामंद नहीं हुआ। उल्टे ताने मिले कि नज़दीक का मामला है तो जाने की बात कहती है। कहीं किसी दूसरे शहर ब्याह कर गई होती तो क्या करती? बेटी के माँ बाप तो उसी दिन मर जाते हैं जिस दिन डोले में बैठकर रुखसत होती है। छोटी फूफी बहुत देर तक पेढ़े पर साकित बैठी दूसरी पुकार का इंतजार करती रहीं और फिर बेचैन होकर उठ खड़ी हुई। सामने समूची दीवार खड़ी थी। एक खिड़की थी भी तो बगल वाली दीवार पर। वहां से बाहर का जो मंजर दिखाई देता था वो आम की पींड और चबूतरे के कोने भर का था। वहां से बरामदे का कोई मंजर नजर नहीं आया। आखिर में बी की आवाज आई, अरे बहू बाहर आकर देखो, तुम्हारी अम्मा आई हैं। फिर खुशामदाना लहजे में बनावटी प्यार उंडेल कर उन्होंने कहा, क्या करे, दिन भर काम में जुटी रहती है, घड़ी भर को फुर्सत नहीं मिलती। आहिस्ता आहिस्ता सारा दिन काम करती ही चली जाती है। सर पर पल्लू ठीक करके छोटी फूफी बाहर आईं और बिल्कुल प्यासी नजरों से अम्मा की जानिब देखा। शादी को 6 माह से जायद नहीं हुए होंगे, लेकिन इतनी मुख्तसर मुद्दत में ही लगता था कि अम्मा के बाकी तमाम बाल सफ़ेद हो गए और उनके चेहरे पर छोटी छोटी झुर्रियाँ ज़्यादा उभर आईं। पता नहीं अब्बा का क्या हाल होगा। आहिस्ता से सलाम करके फूफी रुक गईं और दोनों एक दूसरे को कुछ कहे बगैर खामोशी से देखने लगीं। अंदर मन की तमाम परतें आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही थीं, लेकिन उन परतों को अलग अलग करके रख देने का कोई रास्ता ना था। सांस दोनों के दरमियान हाइल थी और उनकी आंखें मख्फी अंदाज में अपनी बातें दोहरा रही थीं कि सलाम करने के बाद फूफी को वहां रुकने की कोई ज़रूरत नहीं। छोटी,
अम्मा ने रुंधे गले और भरी आंखों से पुकारा। माँ से मिलने की भी फुर्सत नहीं मिलती। बहुत मुश्किल से फूफी ने अपने को रोका। जैसे तैसे करके आवाज निकली। चावल खोल रहे थे और उनके गीले हो जाने का डर था। अम्मा इसलिए देर हो गई। और ये कहकर वो उल्टे पांव लौट आईं। इसके बाद अम्मा थोड़ी देर और बैठी रहीं, लेकिन क्या बातें होती रहीं फूफी को मालूम न हो सका। लौटने से पहले मिलने के लिए अम्मा सीधी बावर्ची खाने में आ गई थी, लेकिन उस वक्त भी वो कुछ बोल न सकी। आंखों में आंसू भरे, पलक झपकाए बगैर देखती रहीं और सिर्फ इतना कहा, अच्छा बेटी। फूफी के मन में बहुत से सवाल उभरते चले आ रहे थे। अब्बा कैसे हैं? अब दमा उन्हें परेशान तो नहीं करता? भैया क्या अब भी देर से लौटते हैं? अम्मा तुम उन्हें डांटती क्यों नहीं? और खरगोश को खाना पानी कौन देता है? सफ़ेद चूहे ने क्या और बच्चे दिए? लेकिन उसी वक्त बरामदे से उठकर उधर आती हुई बी की आवाज़ आई और आंखें पोंछती हुई अम्मा दरवाजे के बाहर चली गईं। दिन की शांत और चुपचाप लेटी हुई सामने वाली दोपहर चाहे झूठी हो जाए, लेकिन वो बात झूठ नहीं। ऐसी या कुछ इस तरह की बात ही जहीरा भाभी ने कही थी। लेकिन किसी के बारे में इतने वसूख से कैसे कहा जा सकता है, ये बात छोटी फूफी कभी न समझ सकी। जब भी कोई इस किस्म का दावा करता है वो हैरत से ताकने लगती हैं। अव्वल तो इन बातों की सच्चाई पर ही उन्हें यकीन नहीं आता। दूसरे यकीन भी कर लें तो ये कबूल नहीं कर पाती कि वैसी बात उस शख्स से वाबस्ता की जा सकती है जिसे वो बखूबी जानती हैं। वही कस्बे की खामोश और यकसू लेटी दोपहर। धूप सड़कों पर चुपचाप बिखरी पड़ी थी। हवा बहक बहक कर चलती थी और पेड़ थे कि अपने अपने सायों पर बेजान से खड़े थे। कहीं कोई हलचल नहीं। किसी अनजानी दूरी से झीलों का करकराना, तालाब के पत्थरों पर रह रहकर कपड़े पटकने की धप धप, कभी किसी भटके कौवे की आवाज़ और फिर वही पुरानी और बेमज़ा धूप का फैलाव। छोटी फूफी दरवाजे के पास चंद लम्हों के लिए खड़ी हुई और बाहर की दोपहर देखी कि भाभी की पिछली रात वाली बात याद आ गई। सबके सब मीलाद शरीफ में गए थे और रात में काफ़ी देर बाद वापसी हुई। वैसे शायद फूफी ना जाती, लेकिन एक तो बी ने पहली बार टालने के से अंदाज में इसरार किया। दूसरे, चार दीवारी के अंदर मुक़य्यद फूफी खुद ऊब गई थी। सोचा कि शायद अम्मा से भी मुलाकात हो जाए। अल्लाह मेरी तोबा, उन्हें कितनी शर्म आ रही थी। ठीक से कदम ही नहीं उठते थे और हर लम्हा डर लग रहा था कि कहीं पाँव न फंस जाए और इतने सारे लोगों के दरमियान ज़मीन में धंसना पड़े। शादी के 8-10 माह बाद भी नई दुल्हन की तरह महजर घूंघट में चलना और सरे महफिल छम छम करते हुए जाकर बैठना अजीब सा लगता है। उन्होंने इसी बिना पर मुखालफत भी की थी, लेकिन सास ने त्यूरी चढ़ा ली और तीखी आवाज़ में कहा था कि वो नई दुल्हन नहीं तो क्या है। साल 1.5 साल तो हाथों से मेहंदी की खुशबू नहीं छूटती। आगे आगे सास और उनके पीछे फर्मा बरदार बहू सी महजर का हाथ भर घूंघट निकाले कड़े छड़े में छन छनाक करती छोटी फूफी किसी तरह मजलिस में जाकर बैठी जरूर, लेकिन बहुत देर तक गर्दन झुकाए रहीं ताकि कोई देख कर हंसे भी तो उन्हें पता लग जाए। बी ने महफिल में पहुंचते ही सलाम दुआ की और लेन देन शुरू कर दिया। उनका वो सिलसिला उस वक्त तक चलता रहा जब तक कि मीलाद शुरू न हो गया। जब सारी औरतें सामने मुंह करके बैठ गईं और छोटी फूफी की निगाह उस भीड़ में अपनी माँ को तलाश करने लगी, तो कहीं आस पास से जहीरा भाभी सरक आई और धीरे से बाँह पकड़कर कहा, दुल्हन। फूफी ने देखा कि जासन फूल की तरह खिली हुई जहीरा भाभी हंस रही हैं। वही ब्याह के दौरान की भाभी जो अमूमन बात करते वक्त छोटे बड़े का लिहाज नहीं कर पाती। पियाजी रंग की कागजी हल्की फूली फूली साड़ी, कुछ इस तरह का ब्लाउज और सर का पल्लू कंधे या फिर कलाइयों पर, मांग में अफशा की गाढ़ी लकीर, पान की वजह से जरा जरा से रचे दांत, होंठ और पल पल में उनकी बड़ी बड़ी पलकों का झपकाव। लगाए इस अरसे में जहीरा भाभी न सिर्फ और निखर आई हैं बल्कि ज़रा बदन भी भर गया है और पहली नज़र में वो शबनम में भीगा गुलाब लगती हैं। भाभी आदाब, फूफी ने जल्दी में मुस्कुराकर कहा और ज़रा इस तरह सरक कर बैठी कि उनकी तरफ पीठ न हो। भाभी ने मुस्कुराकर दुआएं दी और आहिस्ता से पास झुककर बोली, आओ इधर कोने में बैठें। यहाँ तो उनका इशारा था कि कहाँ बूढ़ियों से घिरी बैठी हो, कहीं कोने में बैठा जाए तो बातचीत भी की जा सके। इशारे में ही फूफी ने अपनी मजबूरी बताई कि सास को ये सब बुरा लगता है। उनका ख्याल था कि इस दलील के बाद उन्हें निजात मिल जाएगी, लेकिन भाभी ने एक कदम और सरक कर बी को भी हटा लिया। सलाम के बाद बोली, बी खाला,
हम लोग उधर बैठते हैं। महफिल मजलिस में बहू बेटियों को वक़ार के साथ रहना चाहिए। बूढ़ियों के साथ अदब से बैठना, कायदे से कम बोलना और ज़्यादा सुनना, यही सब शराफत की अलामतें हैं। बी ने बारहा कहा था, ये क्या है कि बड़ों का अदब न छोटों का लिहाज, जहां देखो मुंह से मुंह जोड़े ही हू कर रहे हैं। फूफी को लगा कि वो इस बार भी साफ ना कर देंगी, शायद झल्ला भी जाएं, लेकिन वो चुप रहीं और भाभी जवाब का इंतजार किए बगैर उन्हें उठाकर आखिरी कोने की तरफ घसीट ले गईं। कैसी हो दुल्हन? भाभी ने बैठते हुए राजदाराना अंदाज में पूछा। जब से दूल्हे के घर गई हो, ईद का चांद हो गई हो। फूफी ने मुस्कुराकर टाला, भाभी तुम भी तो हमारे यहाँ कभी नहीं आती। हाय अल्लाह, भाभी बहुत प्यारे अंदाज से आंखें नचाकर बोली, अरे क्या तू अकेली ही दूल्हे वाली है? माना कि नई हो, लेकिन नया 9 दिन और पुराना सब दिन। फूफी को इस किस्म के मजाक या बातों का जवाब कभी नहीं सूझा। ऐसे मौक़ों पर मुस्कुरा कर चुप हो जाती थी, लिहाजा इस बार भी वही किया। जब तक मीलाद ख़त्म न हो गया, भाभी आहिस्ता आहिस्ता कुछ न कुछ कहती रहीं। कई बातें निकाल बैठी थीं, लेकिन सबका मरकज़ उनका देवर था, जो उन दिनों छुट्टियों में आया हुआ था। ये कि देवर कैसा है, क्या पढ़ता लिखता है, कैसे पहनता ओढ़ता है, कैसी चाल ढाल है, बताती रहीं कि उनके बगैर वो हाथ पांव नहीं हिला सकता। देंगी तो खाएगा, नहीं तो बैठा मुंह देखता रहेगा। मैं कहती हूँ, भाभी अंदर से चटक कर बोली, भैया ऐसा कब तक चलेगा? मैं तो तुम्हें हमेशा संभालने से रही, क्या बीवी पर भी ऐसे ही बेसहारा होकर लद जाओगे? पागल हंसता है। एक दिन कहने लगा। ये कहते कहते भाभी एक लम्हे के लिए ठहरी और कोई राज की बात बताने के अंदाज में फूफी के कान के पास मुंह ले जाकर बोली। कहने लगा, भाभी तुम बहुत खूबसूरत हो, कहीं मैं पहले देख लेता तो भैया को तुमसे शादी करने ही न देता। देखती हो कितना शरीर है। मैं तो शर्म की वजह से कुछ कह न सकी, सिर्फ हंसकर इतना ही कहा, मियाँ तुम्हारी नीयत तो खराब नहीं हो गई? छोटी फूफी ने घबराकर आसपास देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा है। दरअसल इस खुसुर फुसुर में कई एक की निगाह उन पर मरकूज हो जाती थी और फूफी को डर था कि कहीं बी की नजर न पड़ जाए। उन्होंने कई बार पहलू बदला, जमाई ली और जहीरा भाभी की बकबक रोकने के लिए मौजू बदलना चाहा। वो हाँ हूँ करती हुई दूसरी तरफ देखती या यूं ही पूछ बैठती कि फलां नीली साड़ी वाली कौन है जो मिलाद पड़ रही है, वो किसकी बीवी है, या कि भाभी कब उनके घर आ रही हैं। लेकिन भाभी के एक आध लफ्ज में जवाब देकर फिर सहीफ़े देवर खोल लेती और सब समझते हुए आखिर तक कुछ समझना नहीं चाहा। आखिर सब लोग सलाम के लिए उठ खड़े हुए। सलाम के बाद फूफी खिसक कर अपनी जगह लौट जाना चाहती थीं, लेकिन इस दौरान बहुत सी औरतें आ गई थीं और भाभी ने उन्हें उठने नहीं दिया। अलावा अजी एक वजह और थी। सारे वक्त चूंकि वो अपनी और देवर की बातों ही में लगी हुई थीं, लिहाजा अपने आसपास देखने का मौका नहीं मिला था। सलाम पढ़ने के बाद यह हुआ कि लोग थोड़े फैल फैल कर बैठ गए और चलने से पहले की तैयारी शुरू हो गई। इसी दौरान जहीरा भाभी ने उन्हें आहिस्ता से कोहनी मारी, आंखों से एक जानिब देखने का इशारा किया और बोली, जरा उस लड़की को देख लो, वो कोने वाली जिसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। फूफी ने देखा कि करीब करीब सबसे अलग थलग कोने में एक सांवले रंग की लड़की चुपचाप बैठी हुई है। उम्र शायद 25-30 के करीब होगी। रंग अजीब उखड़ा उखड़ा, पीली आंखें बिल्कुल फीकी और हर सामने पड़ने वाली चीज से उकताई हुई। कौन है? उन्होंने आहिस्ता से पूछा। भाभी ने फिर से अपनी होशियार आंखों को नचाकर इर्द गिर्द देखा और मुस्कुराती हुई बोली, बताती हूँ, तुम ठीक से देख तो लो। देख लिया। कैसी है? कंवारी लगती है। फूफी हंसने लगी। भाभी भी हंसी और लुत्फ अंदोज होते हुए बोली, मजाक नहीं कर रही। मैं कुछ बताऊं, इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि वो कंवारी लगती है या नहीं। और इसके बाद भाभी ने वो बात बताई जिसे सुनकर फूफी हक्का बक्का रह गईं। वो कई लम्हे मुंह खोले हुए देखती रहीं, फिर घबराकर दोनों हथेलियों से अपने कान बंद कर लिए। जब शीरीनी तकसीम होने लगी, लोग एक एक करके रुखसत होने लगे और औरतों की तादाद कम हो गई, तो भाभी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आओ तुम्हें उस लड़की से मिलाऊं। फूफी को कुछ सोचने या कहने का वक्त नहीं मिला। एक आध मिनट बाद हाथ छुड़ाकर उन्होंने देखा कि वो उस लड़की के सामने खड़ी हैं और भाभी कह रही हैं, रशीदा तुम भी आई हो। रशीदा अब उठकर खड़ी हो गई थी। अपना नाम सुनकर उसने पलटकर देखा, लेकिन जहीरा भाभी की मौजूदगी का उस पर कोई रद्द अमल नहीं हुआ। बिल्कुल बेजान और जज्बात से आरी चेहरा, जैसे झाड़ की छांव में पड़ा मरा हुआ पत्ता।
फूफी ने देखा कि बैठे रहने पर रशीदा का कद जैसा लगता था वो वैसी नहीं थी। निस्बतन ज्यादा लंबी और दुबली थी, आंखें बड़ी बड़ी और खूबसूरत थीं, लेकिन उनमें दिलकशी की बहुत कमी थी। बाल छोटे छोटे, सीना मर्दों की तरह सपाट और चेहरे की साख्त मरीजाना। सचमुच इसे कंवारी कौन कहेगा? क्या इसी जगह बैठी थी? जहीरा भाभी ने दूसरा बेमानी सवाल किया और ललकती हुई करीब चली गई। उनका पहला सवाल भी दर हकीकत सवाल नहीं था, महज बात शुरू करने की कोशिश थी। और फूफी को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि इतनी ललक और कुर्बत दिखाने के बावजूद रशीदा के चेहरे के नकूश में कोई तब्दीली नहीं हुई। पथरीले से अंदाज लिए वो इस तरह देखती रही जैसे भाभी या तो बिल्कुल अजनबी हो या जैसे गोश्त पोस्त के जिस्म और लतीफ एहसासात वाली औरत के बदले वो किसी पत्थर के सुतून के पास खड़ी हों। इनसे मिलो भाई, भाभी ने उसी तरह शोखी से हंसकर कहा। ये रोशन की दुल्हन है, भी खाला की बहू। रशीदा ने एक पल फूफी की तरफ देखकर आदाब किया, थोड़ी देर दुज्दीदा निगाहों से देखती रही, फिर भाभी से पूछा, शादी कब हुई? क्या अभी हाल में ही आई हैं? हाँ, भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी पूरा साल भी नहीं हुआ। इस पर फूफी ने देखा कि रशीदा का चेहरा पल भर के लिए और बुझ गया। वो जरा देर अजीब उदास आंखों से फूफी का महजर, गले की काली पोत वाली चौकड़ी और मांग की अफशा की तरफ बारी बारी से देखती रही, फिर अपने सर पर पल्लू संभालती जलती हुई गैस बत्ती की तरफ देखने लगी। उसी वक्त बेशतर औरतों का जत्था बाल बच्चों समेत वहां से उठा। कोई ना कोई बीच में हायल होने लगा और उनमें से किसी ने रशीदा का नाम लेकर पुकारा। चलते चलते रशीदा फकत इतना बोली, अच्छा, और दूसरे लम्हे भीड़ में शामिल हो गई। ना तो फूफी की तरफ देखा और ना ही भाभी से मिलने जुलने या आने जाने की बात की। बहुत देर तक भाभी उधर ही देखती रहीं, फिर होंठ बिचकाकर बोली, अजीब औरत है, तुम ताज्जुब करोगी, अभी उस दिन मिली तो घंटों बात करती रही, लेकिन पता नहीं इसे कभी कभी क्या हो जाता है। देखो तो आज मिली तो ऐसे बन गई जैसे पहचानती ही नहीं। लौटते में फूफी रास्ते भर भाभी की बातों के बारे में सोचती रही। भाभी ने अलग ले जाकर बताया था कि बेचारी रशीदा के वालिद का इंतकाल हो चुका है। चाचा के पास रहती है, लेकिन चाचा खुद दोज़ख का कीड़ा है। उसकी शादी तो करता नहीं, बेचारी कंवारी ही बूढ़ी हो रही है। जो भी पैगाम लेकर पहुंचता है उसे बदतमीजी करके निकाल देता है। सारी बिरादरी में मशहूर कर रखा है कि मुनासिब लड़के मिलते नहीं, लेकिन हकीकत कुछ और है। ऐसी के मुंह पर लाते ही जबान कटकर गिर जानी चाहिए। वैसे सफ़ेद दाढ़ी, 5 वक्ता नमाजी, लेकिन बातिन में तोबा तोबा, अल्लाह रहम करे, कहीं जीते जी उसके बदन में कीड़े न पड़ जाएं। ये कहते कहते भाभी की शक्ल ही बिगड़ गई थी। उन्होंने हिकारत से एक तरफ थूक दिया था, हाँ, मैं जानती हूँ बुढ़े को अच्छी तरह से। जब रशीदा की चाची जिंदा थीं तो उसकी मोहब्बत में कुछ औरतें पहले उसके घर हो आया करती थीं, लेकिन बाद में वो सिलसिला भी बंद हो गया। और बुढ़ा क्या करता था जानती हो? अपने घर आने वाली खवातीन को इधर उधर से ताके झांके, कई बार तो छप्पर पर चढ़ जाए और ऊपर की खपरैल हटाकर पर्दा नशीन औरतों को घूरे। सुना है कि एक बार घर पर कोई नहीं था, कोई औरत मिलने आई तो उसने धोखा देकर अंदर बुलवा लिया और दरवाजे बंद कर लिए। खैर, इन सबको जाने दो, कुछ लोग छिछोरी नीयत के होते हैं, लेकिन वो इंसान क्या जिसकी नीयत इतनी खराब हो कि सगी बेटी का रिश्ता भी भूल जाए। इंसान और हैवान में फिर क्या फर्क हुआ? छोटी फूफी हैरत की वजह से पलक झपकाना तक भूल गई थी। तुम्हें क्या, किसी को यकीन नहीं आता? जहीरा भाभी ने जोर देकर कहा था। पहले मुझे भी नहीं आता था, लेकिन एक दिन पूछने पर रशीदा ने खुद रो रो कर सारा हाल सुनाया। बोली, जीते जी कब्र में पड़ी हूं। मैंने कहा, कब तक ऐसी गुनाह की जिंदगी ढोती फिरोगी? नदी तालाब तो नहीं सूखे, दुनिया से जहर उठ तो नहीं गया? अरे बहू, दरवाजे पर खड़ी क्या देख रही है? अचानक अंदर से आवाज आई। छोटी फूफी ने एकदम चौंक कर देखा कि पीछे वाले दरवाजे के दोनों पट खुले हैं। सामने धूप उसी तरह फैली हुई है, सारे पेड़ उसी तरह चुपचाप और साकित खड़े हैं, और उनके साए और बेसाए में मरे हुए कत्थई रंग के पत्ते भी जूं के तूं पड़े हुए हैं। जल्दी से पट भेड़ कर शर्मिंदा सी फूफी लौटी तो देखा कि बी बरामदे में खड़ी बड़बड़ा रही हैं। फूफी ने बावर्ची खाने की जानिब अपने कदम तेज कर दिए। उनकी आंखों के सामने उस वक्त भी रशीदा की तस्वीर थी। सास क्या कह रही थी यह उन्होंने नहीं सुना। उन्हें ताज्जुब हो रहा था कि साथ रहते एक मुद्दत हो गई, दिन में वो सैकड़ों बार अपनी सास की आवाज़ सुनती हैं, लेकिन लौटने में दफतन ये क्यों महसूस हुआ कि उन्हें बी ने नहीं, रज्जू मियाँ की आवाज़ ने पुकारा हो।